आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने देश की पूरी दिशा ही बदल दी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं, एकदम सटीक तथ्यों से भरे हुए। बिल्कुल। लेकिन इन तारीखों और नामों के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है। कैसे एक अमीर और शक्तिशाली राज्यों से भरा देश कुछ ही दशकों में बाहरी ताकतों के नियंत्रण में आ गया। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इन नोट्स के जरिए हम दिल्ली सल्तनत की नींव तक का सफर तय करते हैं। बिल्कुल। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो है 700 से 1200 ईस्वी के बीच का समय। अर्ली मेडिवल पीरियड। हाँ, प्रारंभिक मध्यकाल। ये एक तरह से मतलब एक ट्रांजिशन फेज था। गुप्त साम्राज्य की जो शानदार विरासत थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत अभी बनी नहीं थी। तो एक तरह का वैक्यूम था। बड़े क्षेत्रीय राज्य थे जो आपस में ही उलझे हुए थे। तो इन आक्रमणों से ठीक पहले भारत की राजनीतिक तस्वीर कैसी थी? क्या ये सब राज्य मतलब मिलकर रहते थे? मिलकर रहना तो दूर की बात है। इन नोट्स से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे घर की है जिसके सदस्य आपस में ही लड़ रहे हैं। अच्छा। भारत उस समय दर्जनों छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन राज्यों में अपनी आन बान शान के लिए लगातार युद्ध होते रहते थे। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी उस समय की? सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि कोई केंद्रीय सेना नहीं थी। मतलब कोई ऐसी फौज जो बाहरी खतरे के वक्त पूरे देश के लिए लड़ सके। अच्छा, तो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे? हाँ, सैन्य व्यवस्था सामंती थी। मतलब राजा अपनी सेना के लिए स्थानीय सरदारों पर निर्भर था। और उनकी वफादारी तो हमेशा ही शक के घेरे में रहती होगी। बिल्कुल। तो ये जो राजनीतिक फूट थी यही उस समय भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और आप कह रही हैं कि ये सब आपस में ही लड़ रहे थे, तो उस वक्त उत्तर भारत में बड़ी शक्तियां कौन थी? मतलब इस संघर्ष के केंद्र में कौन था? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि उस वक्त भारत में 3 सुपर पावर थी। पश्चिम में प्रतिहार जो आज के राजस्थान गुजरात के शासक थे, पूर्व में बंगाल के पाल जो समुद्री व्यापार से बहुत अमीर थे, और दक्षिण से राष्ट्रकूट जो दक्कन के पठार पर राज करते थे। और ये तीनों भारत की उस समय की कैपिटल यानी कन्नौज पर कब्जे के लिए आप मानेंगे नहीं 2 सदियों तक लड़ते रहे। 200 साल? हाँ, इसी लंबी लड़ाई को ही त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। अच्छा, तो एक तरफ उत्तर पश्चिम से आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था और भारत की सबसे बड़ी शक्तियां सीमा से हजारों किलोमीटर दूर आपस में ही एक महायुद्ध में उलझी हुई थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस लड़ाई ने तीनों को इतना कमजोर कर दिया कि जब तुर्क आए तो उत्तर भारत में उनका सामना करने के लिए कोई एक बड़ी ताकत बची ही नहीं थी। मैदान लगभग खाली था। हाँ, मैदान लगभग खाली था। तो इस बिखरे हुए राजनीतिक माहौल में दरवाजा लगभग खुला हुआ था और स्रोत बताते हैं कि 8वीं सदी की शुरुआत में इस दरवाजे पर पहली दस्तक अरबों ने दी। हाँ, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। इसका संदर्भ ये है कि अरब उस समय तक ईरान और मध्य एशिया जीत चुके थे और सिंध भारत में घुसने का एक अहम रास्ता था। लेकिन आक्रमण का कोई तात्कालिक कारण भी तो होगा? हाँ, नोट्स में दिया गया है देबल बंदरगाह के पास अरब के जहाजों को लूट लिया गया था। जब हर्जाना मांगा गया तो सिंध के राजा दाहिर ने मना कर दिया। बस इसी को बहाना बनाकर हमला कर दिया गया। तो 712 ईस्वी का ये आक्रमण, क्या इसे भारत की विजय माना जाना चाहिए या सिर्फ एक सीमा पर हुई झड़प? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। स्रोत इसे एक क्षेत्रीय विजय कहते हैं। मतलब सिर्फ सिंध तक ही सीमित रहा? हाँ, इसका प्रभाव सिंध और मुल्तान के इलाके तक ही सीमित रहा। ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारत में इस्लाम का पहला राजनीतिक प्रवेश कराया। लेकिन ये एक ट्रेलर जैसा था। असली फिल्म तो लगभग 300 साल बाद शुरू हुई। अरबों के बाद तुर्क। हाँ। और यहाँ 2 नाम आते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। हाँ। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्रोतों के हिसाब से इनके इरादों में जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा। जमीन आसमान का। पहले आया महमूद गजनवी। उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार? हाँ, और उसका एक ही मकसद था, भारत का सोना, भारत का धन लूटना। वो यहाँ साम्राज्य बनाने नहीं आया था। मतलब वो एक रीडर था, रूलर नहीं। बिल्कुल। उसकी राजधानी अफगानिस्तान के गजनी में थी और वो यहाँ से दौलत लूटकर अपने शहर को शानदार बनाना चाहता था। सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। सोमनाथ का हमला सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, वो भारत के आर्थिक और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक केंद्र पर एक सीधा प्रहार था। और मथुरा, कन्नौज को भी उसने नहीं छोड़ा? नहीं, उसका लक्ष्य पैसा था, सियासत नहीं। लेकिन एक मिनट,
17 बार आक्रमण करना सिर्फ पैसे के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? क्या इसके पीछे कोई और राजनीतिक मकसद नहीं था, जैसे कि उत्तर भारत को लगातार अस्थिर रखना ताकि वो कभी एकजुट न हो सकें? ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। हालांकि स्रोत सीधे तौर पर लूट को ही मुख्य कारण बताते हैं, लेकिन आपका तर्क बिल्कुल सही है। उसके लगातार हमलों ने उत्तर भारत के राजपूत राज्यों की कमर तोड़ दी, उनकी आर्थिक और सैन्य शक्ति को इतना कमजोर कर दिया कि वो फिर कभी उस तरह से खड़े नहीं हो पाए। तो अनजाने में ही सही, उसने आने वाले आक्रमणकारियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। बिल्कुल, और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। महमूद के बाद आया मोहम्मद गौरी, जिसके इरादे बिल्कुल अलग थे। यहीं पर इतिहास बदलता है। हाँ, महमूद के ठीक विपरीत मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना था। वो सिर्फ दौलत नहीं, दिल्ली चाहता था। सही कहा, वो यहाँ शासन करने आया था, और इसी इरादे ने उन 2 लड़ाइयों को जन्म दिया जिन्हें हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन की लड़ाइयाँ, ये तो भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ में से एक हैं। यकीनन। पहली लड़ाई हुई 1191 में। इसमें दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया। गौरी की सेना भाग खड़ी हुई और वो खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस गया। एक जबरदस्त जीत। तो फिर कहानी यहीं खत्म क्यों नहीं हो गई? 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पूरा पासा ही पलट गया? यही तो रणनीति और तैयारी का फर्क है। स्रोत बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अपनी जीत के बाद थोड़े, कह सकते हैं, निश्चिंत हो गए। उन्होंने गौरी को कम आंका। हाँ, और दूसरे राजपूत राजाओं को एकजुट करने की कोई खास कोशिश भी नहीं की। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी 1 साल तक चुप नहीं बैठा। उसने अपनी हार से सीखा, अपनी सेना को फिर से संगठित किया, अपनी घुड़सवार सेना को और तेज बनाया और पूरी तैयारी के साथ 1192 में वापस लौटा। और इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल। तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी के बेहतर रणनीति और तेज तर्रार घुड़सवारों के सामने पृथ्वीराज चौहान की सेना टिक नहीं सकी। उनकी हार हुई और यहीं से दिल्ली का रास्ता खुल गया। हाँ, स्रोतों में ये बात साफ लिखी है कि 1192 की यही एक लड़ाई थी जिसने दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। तो चलिए अब इन सभी धागों को जोड़ते हैं। अंदरूनी फूट, त्रिपक्षीय संघर्ष, गजनवी के हमले और फिर गौरी की जीत। विदेशी आक्रमणकारी आखिर सफल क्यों हुए? क्या हमारी सेना कमजोर थी? सेना कमजोर नहीं थी, इरादे कमजोर थे। अच्छा। स्रोत इसके कई कारण एक साथ बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण, जैसा हमने चर्चा की, राजनीतिक फूट। राजपूत राजा एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे, गौरी को नहीं। किसी केंद्रीय कमान का न होना। बिल्कुल, हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, देश के लिए नहीं। तीसरा, तुर्कों की बेहतर सैन्य रणनीति। उनके घोड़े और तीरंदाज भारतीय सेना के हाथियों पर भारी पड़े। और उन पहाड़ी दर्रों का भी तो जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सोचिए, हिमालय एक विशाल दीवार की तरह है। उस दीवार में घुसने के लिए बस कुछ ही दरवाजे हैं, जैसे खैबर और बोलन दर्रे। जिसके पास इन दरवाजों की चाबी होती, वही तय करता कि कौन अंदर आएगा। आक्रमणकारियों ने हमेशा इन दरवाजों पर कब्जा बनाए रखा, जबकि भारतीय शासकों ने इन्हें सुरक्षित करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संक्षेप में कहें तो विदेशी इसलिए जीते क्योंकि भारत एकजुट नहीं था। बिल्कुल सही। और इन आक्रमणों का भारत पर क्या असर पड़ा? जाहिर है, राजनीतिक तौर पर तो सब कुछ बदल गया। राजनीतिक रूप से राजपूतों का दबदबा खत्म हो गया और भारत में पहली बार एक स्थायी मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। और आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से देश की अपार संपत्ति, खासकर मंदिरों का खजाना, भारत से बाहर चला गया। और सांस्कृतिक रूप से? सांस्कृतिक रूप से ये एक नए युग की शुरुआत थी। यहीं से भारत इस्लामी संस्कृति के मेलजोल का लंबा और दिलचस्प सफर शुरू हुआ, जिसका असर आज भी हमारी कला, भाषा और संगीत में दिखाई देता है। तो गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई जीती, रास्ता बनाया, लेकिन सल्तनत की स्थापना का श्रेय उसे नहीं दिया जाता। ये भी एक दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में मोहम्मद गौरी के एक गुलाम और सबसे काबिल सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अच्छा। 1206 में गौरी की हत्या हो गई, जिसके बाद उसके भारतीय प्रदेशों का कंट्रोल ऐबक के हाथ में आ गया और उसने खुद को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया। तो मतलब गौरी विजेता था, लेकिन ऐबक संस्थापक था। हाँ, इसीलिए स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, गौरी ने रास्ता बनाया, ऐबक ने मंजिल पाई। तो आज की इस चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो कहानी कुछ इस तरह है।
712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के जरिए भारत में पहला सफल अरब आक्रमण किया। फिर लगभग 300 साल बाद महमूद गजनवी के 17 विनाशकारी आक्रमण हुए, जिनका मकसद सिर्फ लूटपाट था। बिल्कुल। लेकिन असली गेम चेंजर था मोहम्मद गौरी, जो यहां राज करने के इरादे से आया और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई जीतकर उसने ये सपना सच कर दिखाया। और इस सब के पीछे भारत की अपनी अंदरूनी फूट और वो त्रिपक्षीय संघर्ष, उसने एक बड़ी भूमिका निभाई। हाँ। और अंत में 1206 में इन्हीं घटनाओं की बुनियाद पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने अगले 300 सालों तक भारत पर राज किया। ये पूरी श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक घटना दूसरी के लिए जमीन तैयार करती गई। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। जरूर। नीतिक और सैन्य पहलुओं के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, कौन जीता, कौन हारा और क्यों। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शुरुआती अक्सर हिंसक संपर्क सदियों के दौरान कैसे एक ऐसे समृद्ध सांस्कृतिक संगम में बदल गए जिसने कला, वास्तुकला, भाषा और संगीत को प्रभावित किया और अंततः उस भारत को आकार दिया जिसे हम आज जानते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जहां गुलाम बादशाह बने, बाजार में हर सब्जी का दाम सुल्तान तय करता था और एक सुल्तान तो अपनी पूरी की पूरी राजधानी ही सैकड़ों किलोमीटर दूर ले गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। हमारे पास जो स्रोत है वो खासतौर पर एसएससी, रेलवे और ऐसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाई गई एक स्टडी गाइड है। तो आज हमारा मिशन है 1206 से 1526, मतलब इन 300 सालों के सबसे जरूरी फैक्ट्स को समझना, रटना नहीं। हम देखेंगे कि कैसे ये सल्तनत एक गुलाम के हाथों से शुरू हुई, खिलजी क्रांति से गुजरी, तुगलकों के कह सकते हैं कि पागलपन भरे प्रयोगों को झेला और आखिर में पानीपत के मैदान में खत्म हो गई। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ राजाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली खींचतान ही कहानी है। सुल्तान और उसके ताकतवर सरदारों के बीच की खींचतान। और कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सीन सेट कर लेते हैं। राजधानी थी दिल्ली, सरकारी भाषा यानी दरबारी भाषा फारसी थी, पर्शियन, और शासन का स्वरूप था एक थियोक्रेटिक मोनार्की। थियोक्रेटिक मोनार्की मतलब धर्म पर आधारित राजशाही। एग्जैक्टली, जो शरीयत कानून पर चलती थी। पर एक बात याद रखनी है, और ये एग्जाम में सीधा सवाल बनता है कि दिल्ली का सुल्तान बगदाद के खलीफा का कोई गवर्नर नहीं था, वो एक आजाद शासक था। ठीक है, तो मंच तैयार है। चलिए पहले एक्ट से शुरू करते हैं, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, 1206 से 1290 तक। नाम ही अपने आप में एक कहानी है। इसकी शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये सोचना भी कमाल है, एक गुलाम से एक साम्राज्य के संस्थापक तक का सफर। यही इस वंश की सबसे बड़ी खासियत थी। ऐबक को उसकी दरियादिली के लिए लाख बख्श भी कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और दिल्ली को उसकी दो बहुत बड़ी देन है, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और दूसरी वो इमारत जिसे आज दुनिया जानती है, कुतुब मीनार, जिसका काम उसने शुरू करवाया था। और इसकी मौत भी उतनी ही नाटकीय थी, चौगान खेलते हुए, जिसे हम आज पोलो कहते हैं, घोड़े से गिरकर। ये फैक्ट तो कई बार वन लाइनर में पूछा गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एसएससी एक ट्रैप क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, क्या? ऐबक संस्थापक यानी फाउंडर जरूर था, लेकिन सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या रियल कंसोलिडेटर वो नहीं था। ये तमगा किसी और को मिला। तो फिर ये असली हीरो कौन था जिसने इस नई सल्तनत को सच में मजबूत बनाया? वो था इल्तुतमिश, ऐबक का ही गुलाम और दामाद। उसने वो काम किए जिससे सल्तनत सिर्फ एक जीती हुई जमीन न रहकर एक असली राज्य बनी। उसने सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया और सबसे बड़ा काम था इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली, ये क्या थी? इसे ऐसे समझिए कि उसने अपने अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। ओह, तो उस जमीन से टैक्स वसूल कर वो अपना और अपने सेना का खर्चा चलाते थे? एग्जैक्टली। उसने एक तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रक्चर की नींव रखी। और पैसों का क्या? क्या कोई ऑफिशियल करेंसी भी थी उस वक्त? बिल्कुल थी। उसने सल्तनत को उसकी अपनी करेंसी दी, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये सल्तनत की स्टैंडर्ड करेंसी बन गई। उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया और सबसे जरूरी फैसला, उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। इसीलिए उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। मैंने सुना है उसे खलीफा से भी कोई मान्यता मिली थी। ये कितना जरूरी था उस समय?
ये उस वक्त के लिए किसी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जैसा था। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा ने ऑफिशियली सुल्तान माना। एग्जाम के लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछा गया है। दिलचस्प मोड़ आता है। मंच पर आती हैं रज़िया सुल्ताना, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक। ये तो अपने जमाने से बहुत आगे की बात लगती है। थी, लेकिन ये उसके लिए कांटों का ताज साबित हुआ। उसकी असली लड़ाई मंगोलों से नहीं थी, बल्कि अपने सरदारों से थी। अच्छा। ये जो तुर्की सरदार थे, जिन्हें चालीसा या तुर्काने चहलगानी कहते थे, वो एक औरत के हुक्म के नीचे काम करने को तैयार ही नहीं थे। और जब रज़िया ने याकूत नाम के एक हबशी गुलाम को ऊंचा पद दिया, तो ये उनकी मर्दानगी और नस्ली गुरूर पे चोट जैसा था। तो क्या रज़िया की नाकामी की वजह सिर्फ उसका औरत होने था या कोई और गहरी राजनीतिक वजह भी थी? यहाँ एक वैचारिक पॉइंट समझना जरूरी है। ये सिर्फ लिंग का मामला नहीं था, ये सीधे सीधे सुल्तान और सरदारों के बीच सत्ता के संघर्ष का मामला था। सरदार एक ऐसी कठपुतली चाहते थे जिसे वो कंट्रोल कर सकें। रज़िया एक काबिल शासक थी और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। और इस संघर्ष का अंत कैसे हुआ? ये जो चालीसा का ग्रुप था, इसे किसने खत्म किया? इसे खत्म किया उसी ग्रुप के एक सदस्य ने, जो बाद में सुल्तान बना, बलबन। वो जानता था कि अगर सल्तनत को बचाना है तो सुल्तान की ताकत को सबसे ऊपर रखना होगा। इसके लिए वो राजत्व का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ किंगशिप लेकर आया। थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान भाषा में कहें तो बलबन ने कहा कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, वो धरती पर जिल-ए-इलाही हैं। जिल-ए-इलाही मतलब अल्लाह की परछाई। हाँ, उसका फैसला ही कानून है। उसने दरबार में इतना खौफ और अनुशासन पैदा किया कि कोई सिर उठाने की हिम्मत ना करे। उसने सिजदा और पैबोज जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की। सिजदा और पैबोज? सिजदा यानी घुटनों के बल झुकना और पैबोज मतलब सुल्तान के पैर चूमना। उसका एक ही मकसद था, ये बताना कि सुल्तान और सरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। तो बलबन ने लोहे और खून की नीति से सल्तनत को तो स्थिर कर दिया, लेकिन इस क्रूरता ने शायद एक विद्रोह की नींव भी रखी होगी, और शायद इसी से अगला वंश उभरा। एकदम सही पकड़ा। बलबन के कठोर शासन के बाद जब कमजोर शासक आए तो सरदारों ने फिर से सिर उठाया, और इसी उथल पुथल से एक क्रांति हुई जिसे हम खिलजी क्रांति कहते हैं। यहां से शुरू होता है खिलजी वंश 1290 से 1320, और इस वंश का जो पोस्टर बॉय था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये नाम सुनते ही पद्मावत फिल्म और एक क्रूर शासक की छवि दिमाग में आती है। लेकिन इतिहास में उसकी पहचान क्या है? इतिहास में उसकी पहचान एक क्रूर शासक से ज्यादा एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री जीनियस की है। उसने पहली बार एक विशाल परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई जिसे सरकार सीधे सैलरी देती थी, और सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने 2 सिस्टम शुरू किए जो एग्जाम में बार बार आते हैं। कौन से? एक घोड़ों को दागने की प्रथा, जिसे दाग कहते थे, और दूसरा सैनिकों का पूरा हुलिया रिकॉर्ड करने की प्रथा, जिसे चेहरा कहते थे। लेकिन मैंने सुना है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी बाजार नियंत्रण नीति थी। मतलब उसने महंगाई को कंट्रोल कर लिया था। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सल्तनत काल का सबसे हैरान करने वाला आर्थिक प्रयोग था। एक तरह की कमांड इकोनॉमी। उसने 3 तरह के बाजार बनाए, एक अनाज के लिए जिसे मंडी कहते थे, दूसरा कपड़े और जरूरी सामान के लिए, और तीसरा घोड़ों और गुलामों के लिए। और हर चीज का दाम फिक्स था। 1 मिनट, हर चीज का दाम फिक्स? आज भी सरकारें ऐसा नहीं कर पाती। और अगर कोई गड़बड़ करता तो? सजा ऐसी थी कि रूह कांप जाए। कहते हैं अगर कोई दुकानदार वजन कम तौलता तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। बाप रे, ये तो किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है। आखिर इस भयानक सिस्टम के पीछे का मकसद क्या था? यही क्यों वाला सवाल परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी है। इसका सिर्फ एक मकसद था, अपनी विशाल सेना को कम सैलरी पे मेंटेन करना। अच्छा। जब सिपाही को तनख्वाह कम मिलेगी तो उसे गुजारे के लिए सामान भी सस्ता मिलना चाहिए, है ना? मंगोलों के लगातार हमलों से सल्तनत को बचाने के लिए एक बड़ी सेना जरूरी थी, और उस सेना को खिलाने के लिए ये बाजार नियंत्रण जरूरी था। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था। और उसकी सेना ने दक्षिण भारत तक भी तो अभियान किए थे। हाँ, उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई तक को रौंद डाला था। लेकिन यहाँ एक और एग्जाम ट्रैप है। क्या? अलाउद्दीन खिलजी खुद कभी दक्कन के अभियान पर नहीं गया। ये सारा काम मलिक काफूर का था। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1414, और इसके साथ ही सल्तनत में प्रयोगों का एक नया दौर शुरू होता है,
खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। उसे बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं, जो अपने आप में एक विरोधाभास है। वो सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और सबसे विवादास्पद सुल्तान था। उसकी समस्या ये थी कि उसके आइडियाज 14वीं सदी के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थे, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, मतलब उन्हें लागू करने का तरीका, बहुत खराब था। उसके 3 बड़े प्रयोग कौन कौन से थे? पहला, राजधानी को दिल्ली से 700 मील दूर देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाना। आइडिया अच्छा था दक्षिण पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसने पूरी दिल्ली की आबादी को चलने का हुक्म दे दिया। रास्ते में ही हजारों लोग मारे गए। ओह। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। ये भी आज के पेपर नोट जैसा ही एक कॉन्सेप्ट था। उसने चांदी के सिक्कों के बराबर कीमत के तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन टकसाल पर कंट्रोल नहीं रखा। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों में ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। और तीसरा प्रयोग? तीसरा था दोआब में टैक्स बढ़ाना। गंगा यमुना के बीच का उपजाऊ इलाका। आइडिया था खजाना भरना, लेकिन उसने टैक्स तब बढ़ाया जब वहां अकाल पड़ा हुआ था। नतीजा, किसान जमीन छोड़कर भाग गए। तीनों बार आइडिया अच्छा, पर टाइमिंग और तरीका गलत। इस वंश में एक और बड़ा नाम है फिरोज शाह तुगलक का। उसे मोहम्मद बिन तुगलक का उल्टा कहा जाता है, जो कल्याणकारी कामों के लिए जाना गया। बिल्कुल। उसने तबाही को ठीक करने का काम किया। उसने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछवाया। उसने गरीबों के लिए दीवाने खैरात, मतलब दान विभाग, और गुलामों के लिए दीवाने बंदकान, मतलब दास विभाग बनाया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था और पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तुगलकों के बाद सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। फिर आए सैयद और लोधी वंश। ये परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण है? सैयद वंश तो बहुत छोटा और कमजोर था। बस संस्थापक का नाम याद रखना जरूरी है, खिज्र खान। ज्यादा सवाल नहीं आते। इसके बाद आए लोधी, 1451 से 1526 तक। ये दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान थे। यहाँ 3 नाम जरूरी हैं। बहलोल लोधी, जो संस्थापक था, सिकंदर लोधी, जिसने 1504 में आगरा शहर बसाया। ये एक पक्का सवाल है। और आखिरी शासक इब्राहिम लोधी, जिसके साथ ही सल्तनत की कहानी खत्म हो जाती है ना? हाँ, इब्राहिम लोधी एक घमंडी और तानाशाह शासक था। उसके अपने ही सरदार उससे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। मतलब सल्तनत को किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि अंदर की फूट ने खत्म किया। बिल्कुल। और इसी न्योते का नतीजा था 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। हाँ, और ये लड़ाई सिर्फ एक सल्तनत का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। भारत ने पहली बार युद्ध में बारूद और तोपों का इतना असरदार इस्तेमाल देखा। इब्राहिम लोधी मैदान में ही मारा गया और इसके साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। इसके लिए एक सीधा सा वन लाइनर है, 1526 सल्तनत गई, मुगल आया। सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ खास टर्म्स पर सवाल आते हैं, जैसे दीवाने विजारत या दीवाने अर्ज। इन्हें आसानी से कैसे याद रखें? इन्हें आज की सरकार से जोड़कर देखिए। दीवाने विजारत सल्तनत का फाइनेंस मिनिस्ट्री था और दीवाने अर्ज था डिफेंस मिनिस्ट्री। अच्छा। इसी तरह खराज जमीन पर लगने वाला टैक्स था और जिजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर। और आर्किटेक्चर, इसे तो मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछते हैं। ये सबसे आसान सेक्शन है, बस 3-4 नाम याद रखने हैं। कुतुब मीनार शुरू किया ऐबक ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का गेटवे है, वो बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। बस एक सवाल पक्का। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पूरी 300 साल की कहानी को जल्दी से समेटते हैं। अगर हमें रैपिड रिवीजन करना हो तो क्या कीवर्ड्स होंगे? गुलाम वंश का कीवर्ड है कंसोलिडेशन, यानी सल्तनत को जमाना। खिलजी वंश का है रेवोल्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब क्रांति और नियंत्रण। तुगलक वंश एक्सपेरिमेंट्स और लोधी वंश डिक्लाइन, यानी पतन। और अगर शासकों को उनके सबसे बड़े काम से जोड़ना हो, 1206 ऐबक, इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश, राजत्व का सिद्धांत बलबन, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक, नहरें फिरोज शाह तुगलक और अंत 1526 इब्राहिम लोधी। इसे और भी सरल बनाने के लिए एक यादगार मंत्र है, AIBK बिल्ड्स, बलबन रूल्स, अला कंट्रोल्स, तुगलक एक्सपेरिमेंट्स,
लोदी एंड्स। एबैक बिल्स, बेल्बिन रूल्स, अला कंट्रोल्स, तुगलक एक्सपेरिमेंट्स, लोधी एंड्स। ऐबक ने निर्माण किया, बलबन ने शासन किया, अलाउद्दीन ने नियंत्रण किया, तुगलक ने प्रयोग किए और लोदी के साथ अंत हो गया। ये तो वाकई बहुत काम का है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग जैसे सांकेतिक मुद्रा सफल हो जाते तो भारत की आर्थिक व्यवस्था का इतिहास आज कैसा होता? क्या उसका विचार अपने समय से बहुत आगे था या उसे लागू करने का तरीका ही उसकी सबसे बड़ी विफलता थी? इस पर जरूर सोचिए। तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स हैं। विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और खासतौर पर मुगल साम्राज्य। हाँ, और ये नोट्स बहुत सीधे, मतलब टू द पॉइंट और तथ्य आधारित हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन है इन तथ्यों को खंगालना और ये समझना कि भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का उदय, शिखर और पतन वो कैसे हुआ। सही बात। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सवाल अक्सर क्यों से ही बनते हैं। तो ये नोट्स 1526 में बाबर के आने से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक के दौर को कवर करते हैं। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। और हम सिर्फ घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे की व्यवस्था और नीतियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत बाबर से होती है। अब देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, ये तो सब जानते हैं। इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीक नुक्ता है जो इन नोट्स में हाईलाइट किया गया है। क्या? कि असल में 1527 की खानवा की लड़ाई जो राणा सांगा के खिलाफ थी, उसने भारत में मुगल शासन को स्थिरता दी। अच्छा। देखिए, पानीपत ने तो सिर्फ दिल्ली का दरवाजा खोला था, पर भारत पर असली पकड़ वो खानवा की जीत के बाद ही बनी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो मतलब दिल्ली सल्तनत को हराना एक बात थी, लेकिन असली चुनौती तो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक से आई। बिल्कुल सही। और बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो अपने साथ मध्य एशिया की तैमूरी दरबारी संस्कृति लेकर आया, जैसे चारबाग स्टाइल के बगीचे और उसकी आत्मकथा बाबरनामा, जो उसने अपनी मूल भाषा चगताई तुर्की में लिखी। ये सवाल तो अक्सर परीक्षाओं में आता है। हाँ, उस दौर की बेहतरीन रचनाओं में से एक है। बाबर के बाद हुमायूं का दौर आता है, जो मतलब काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। हाँ, वो क्यों था? ऐसा क्यों हुआ? वजहें साफ थी। एक तो बाबर को साम्राज्य मजबूत करने का ज्यादा समय नहीं मिला, और उसने जो भी जीता उसे अपने भाइयों में जागीरों के रूप में बांट दिया। ओ, तो अंदरूनी कलह शुरू से ही थी। बिल्कुल। कोई स्पष्ट सैन्य संगठन भी नहीं था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया शेरशाह सूरी ने। और एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि हुमायूं को ज्योतिष पर बहुत ज्यादा भरोसा था। हाँ, कहते हैं कि वो हफ्ते के 7 दिन ग्रहों के हिसाब से अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। सोचिए, एक बादशाह जंग की रणनीति से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहा है। इससे आत्मविश्वास की कमी का पता चलता है। लेकिन हुमायूं का सबसे बड़ा योगदान शायद अनजाने में हुआ। वो कैसे? जब वो शेरशाह से हारकर फारिस के सफवीद साम्राज्य में शरण लेने गया, तो वापसी में अपने साथ फारसी कलाकार, विद्वान और अधिकारी लेकर आया। तो यहीं से वो मुगल दरबार का पर्शियनाइजेशन यानी फारसीकरण शुरू हुआ। एग्जैक्टली। यहीं से मुगल दरबार पर फारसी रंग पूरी तरह चढ़ गया। भाषा, पहनावा, तौर तरीके, सब कुछ। इस एक घटना ने आने वाली सदियों के लिए मुगल संस्कृति की दिशा ही तय कर दी। लेकिन हुमायूं की वापसी से पहले भारत में शेरशाह सूरी का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इन नोट्स में उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस कहा गया है। प्रतिभाशाली कहना भी शायद कम होगा। उन्होंने सिर्फ 5 साल के शासन में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े बादशाह नहीं कर पाए। जैसे कि उन्होंने अपने साम्राज्य को सरकार यानी जिले और परगना यानी तालुका में बांटा। जमीन की सही पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया और पट्टा और कबूलियत जैसी व्यवस्थाएं शुरू की। पट्टा और कबूलियत, इससे क्या हुआ? इससे राज्य का किसानों से सीधा संपर्क बना और बिचौलियों का खात्मा हो गया। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुगलों की जो मशहूर लगान व्यवस्था थी उसका ब्लूप्रिंट असल में उनके सबसे बड़े दुश्मन ने ही तैयार किया था। ये तो कमाल की बात है। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। शेरशाह ने उस प्रशासनिक आधारशिला को रखा जिस पर अकबर ने बाद में एक मजबूत इमारत खड़ी की। ग्रैंड ट्रंक रोड, सरायों का निर्माण, मुद्रा प्रणाली में सुधार, ये सब उनकी देन है। सिर्फ 5 साल में? हाँ, काम सिर्फ 5 साल का,
लेकिन असर सदियों तक रहा। तो इसी नींव पर अकबर ने साम्राज्य को खड़ा किया। उनका शासनकाल था 1556 से 1605 तक। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर मुगल सत्ता को फिर से स्थापित किया। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576, वो भी बहुत मशहूर है। हाँ, और नोट्स में ये साफ किया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक था। महाराणा प्रताप